छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की बात करते हैं। यानी लगने वाला जो है बलयुग्म कितना वहाँ पर लगेगा, यानी टाउ कितना होगा वहाँ पर लगेगा जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को हम रख देते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। वह कितना होगा ये हम निकालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है। मान लिया हमने थीटा कोण पर बनाते हुए रखा है तथा द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू द Q इंटू ट्वाइस L होता है। ये हमें पता है। ये क्वेश्चन 1 डाल के हमने फिलहाल इसको छोड़ दिया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे की ओर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में हो गई। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर हमने कोई एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जो कि वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है। ये माइनस Q आवेश हो गया और ये प्लस Q आवेश इधर की ओर रख दिया। ये A बिंदु और ये आपका B बिंदु हो गया। अब यहाँ से द्विध्रुव की कुल लंबाई ट्वाइस L होती है, हम लोग जानते हैं, जो कि 2L के बराबर होती है। तो जब भी कोई आवेश हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। वह बल F इक्वल टू द हो जाएगा Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। तो द्विध्रुव के एक सिरे पर इधर की ओर Q इंटू E इस डायरेक्शन में लगेगा और इस ऋण आवेश के कारण उसकी वैद्युत क्षेत्र बल की दिशा उल्टी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र से अपोजिट हो जाएगी, तो Q इस दिशा में हो जाएगी। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर दो समान बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र का कुल लगने वाला बल शून्य होगा। यानी दो समांतर, एक ये बल और एक ये बल, दोनों समांतर बल आपके लग रहे हैं और जिसकी दिशाएं क्या हैं, आपकी अपोजिट हैं। तो अब इस पे जो लगने वाला बल है वह आपका जो है शून्य हो जाता है। तो अब चूंकि दो समांतर बल हैं तो लगने वाला बल आपका एक कुल बल वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि इस पे दो समांतर बल कार्य करते हैं तो समांतर बल कार्य करने के कारण इस पे एक बलयुग्म, समांतर बलों के कारण इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगेगा। अतः बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। दूरी की हम बात करते हैं, दूरी हो गई तो टाउ बराबर बल F इंटू लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 2L साइन थीटा हो जाएगी। अभी हम बता देते हैं 2L साइन थीटा क्या होगी। जब A बिंदु ये था और द्विध्रुव का दूसरा बिंदु B बिंदु ये था तो अब ये सीधे अभिलंब ड्रा करें तो ये ट्वाइस L डिस्टेंस हो गई, तो ये 2L साइन थीटा हो जाएगी। अगर थीटा कोण पर हमने उसको रख दिया है तो 2L साइन थीटा हो गई। तो लंबवत दूरी आपकी ये और ये इसके बीच की O बिंदु, O और B हो जाएगी। वही हो गया कि टाउ बराबर F इंटू ट्वाइस L साइन थीटा के बराबर आ गया। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आप इसी में F का मान रखने पर, तो टाउ बराबर जब F का मान हम रख देंगे तो ये QE हो जाएगा, F इंटू QE हो जाता है, ये आपका ट्वाइस L साइन थीटा हो गया। तो अब आगे की ओर जैसे हम बढ़ेंगे तो टाउ बराबर Q इंटू ये L को Q के साथ हम रख दें तो ट्वाइस L आ जाएगा इंटू E और ये साइन थीटा आ गया आपका। अब आगे Q इंटू ट्वाइस E ये हमारा P होता है। तो P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आपका PE साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। यही फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई कि टाउ कितना उस पर बल का आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा के बराबर आ गया। तो आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। टाउ महत्तम कितना होगा, टाउ मैक्सिमम कब होगा, तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी 1 होगी तो यानी थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री का होगा।
अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ई साइन थीटा के बेस पी ई हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो ये टाउ मैक्सिमम हमारा इतना हो जाएगा। अब बात हम करेंगे टाउ मिनिमम कितना होगा। टाउ मिनिमम जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, इस सेंस थीटा इक्वल टू द हमारा 0 होगा, तो टाउ मिनिमम की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वह इक्वल टू द 0 हो जाएगी। ये हमारा अनदर इक्वेशन आ गई। दो हमारी विभिन्न स्थितियां हमने निकाल ली क्या होती हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले हम सतत आवेश वितरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या है। तो सतत आवेश वितरण क्या है कि चालकों की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के कारण आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। इन्हीं को आवेश घनत्व कहा जाता है कि ये आवेश घनत्व हैं। पहला क्या हो जाता है आपका, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक के एकांक लंबाई में कुल आवेश की मात्रा प्रति आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है मात्रा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यहाँ पर जो प्रति लिखा है वो रेखीय हो जाएगा, तो रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे लेम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। माना कि कोई किसी चालक की लंबाई स्मॉल एल और चालक का कुल आवेश क्यू है, तब चालक का रेखीय आवेश घनत्व तो लेम्डा इक्वल टू द हो जाएगा क्यू इंटू एल। और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। यहाँ हम आ गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश घनत्व के केस में हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो क्षेत्रीय किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। जो सिग्मा हिंदी के अक्षर आधे ना के बराबर बनता है उसी को हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। माना किसी चालक का क्षेत्रफल कैपिटल ए और उसका कुल आवेश क्यू है, अतः चालक का क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्यू बटे ए हो जाएगा। इसका मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो चालक में आयतन के कारण उसमें कुल आवेश जो होता है उसी को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में कुल आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इस प्रकार का अक्षर बनता है जिससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक का आयतन b है तथा उस पर कुल आवेश q है, अतः चालक का आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा q बटे b के रूप में हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक होता है आप जानते ही हो कि क्यू कूलाम v फॉर मीटर क्यूब, यानी कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाता है। आज की क्लास फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये गॉस प्रमेय के में ज़रूर यूज होता है। अगर कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहेगा समय पर। ओके, धन्यवाद।